Welcome to Devans Academy Coaching Center, Sadullapur. My name is Mr. सुनील कुमार नागर. आज आपकी क्लास नंबर सिस्टम से शुरू करते हैं. संख्या पद्धति. संख्या को लिखने के लिए 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है. ये अंक है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 से लेकर 9 तक ये अंक भी होते हैं और इनसे एक अंक की संख्या भी बनती है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ये एक अंक की संख्या भी है और एक अंक भी होते हैं. इनको मिलाकर के हम 2 अंकों की संख्या भी बना सकते हैं. 10, 11, 12 इस तरीके से. और सबसे छोटी 2 अंक की संख्या 10 और सबसे बड़ी 2 अंक की संख्या 99. इस तरीके से हम 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999. इससे हमें पता चलता है कि सबसे छोटी संख्या 1 के आगे जितनी जीरो लगाओगे, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, 0 को लगाने से सबसे छोटी संख्या, और यदि हम 9 का प्रयोग करेंगे तो सबसे बड़ी संख्या. 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंक की 2 टाइम 9, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999. तो इस प्रकार हम सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या लिख सकते हैं. और 1 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या, 3 अंक की संख्या, 4 अंक की संख्या जो भी हमें लिखनी हो, हम इन अंकों का प्रयोग करते हुए दिए गए नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 9 तक इनसे संख्याएं लिख सकते हैं. नेक्स्ट, सबसे पहले आपको इनका अभ्यास करना है. ये अंकों में लिखी गई है संख्या, इनको बोला कैसे जाए, फिर इनको शब्दों में कैसे लिखा जाए. सबसे पहले आपको जब इनको बोलना होगा, जब इन संख्याओं को आपको बोलना होगा ये कितनी लिखी हुई है, आप दाईं तरफ से पढ़ना शुरू करें. पहला अंक इकाई का, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हज़ार, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़, फिर अरब, फिर 10 अरब. इस तरीके से जो भी आप बोलना शुरू करोगे, दाईं तरफ से बोलना शुरू करोगे. और आप किसी भी संख्या को जब बोलना सीख जाओगे तो फिर उसको आप शब्दों में आराम से लिख सकते हो, आसानी से लिखा जा सकता है. तो इस प्रकार आप इनका अभ्यास करें. दाईं तरफ से बोलना शुरू करें. इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 खरब, खरब, 10 खरब, इस तरीके से. और फिर आपको जब इनका अभ्यास करोगे, लिखने का अभ्यास करोगे, तो आपको संख्याएं अंकों में और शब्दों में लिखनी अच्छे से आ जाएंगी. चलो आगे चलते हैं. दी गई संख्याओं का जातीय मान. जातीय मान क्या होता है? जातीय मान दी गई संख्या में जिन अंकों का प्रयोग किया जाता है उसका जातीय मान वह स्वयं खुद होती है. जैसे 8 का जातीय मान 8 होगा, 7 का जातीय मान 7, 5 का जातीय मान 5, 3 का जातीय मान 3, 6 का जातीय मान 6. यानी कि जातीय मान उसका खुद की वैल्यू, लोकल वैल्यू. और स्थानीय मान, स्थानीय मान किसी भी दिए गए अंक को आप जिस स्थान पर लिखोगे, यानी कि स्थानीय मान उसकी प्लेस ऑफ वैल्यू होती है, उसको आप जहाँ भी लिखोगे उसका स्थानीय मान वही होगा. एक अंक के स्थानीय मान अलग अलग हो सकते हैं. जैसे कोई संख्या अगर हम लिखते हैं 2, 3, 2, 5, 2, तो इसमें सबसे इकाई का जो अंक 2 है उसका स्थानीय मान 2. और तीसरे नंबर पर जो लिखा हुआ है इसका स्थानीय मान 200. 2 के आगे उतनी जीरो लगाएंगे. और जो तीसरा 2 लिखा हुआ है इसका स्थानीय मान 20,000. तो स्थानीय मान निकालने के लिए
उसके स्थान के आगे जितने अंक लिखे हुए हैं उतनी जीरो लगा करके उस स्थान की वैल्यू निकाल सकते हो, उस अंक की वैल्यू निकाल सकते हैं। 2 का जातीय मान 2, लेकिन प्रत्येक 2 का जातीय मान 2, लेकिन प्रत्येक 2 का स्थानीय मान अलग अलग होगा। स्थानीय मान उनके प्लेस ऑफ वैल्यू पर डिपेंड करता है। जो अंक जहाँ लिखा होगा उसका स्थानीय मान बदल जाता है। इसमें जातीय मान सभी का 7 का जातीय मान 7, 8 का जातीय मान 8, 4 का जातीय मान 4, 6 का जातीय मान 6, 3 का जातीय मान 3 और 5 का जातीय मान 5 होगा। स्थानीय मान 7 का स्थानीय मान 7, 8 का स्थानीय मान 80, 4 का स्थानीय मान 400 और 6 का स्थानीय मान 6000। जो अंक जहाँ होगा उसके स्थानीय मान उसकी प्लेस ऑफ वैल्यू पर डिपेंड करता है। चलो आगे चलते हैं। सबसे पहले कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए आपको किसी भी संख्या को विभक्त करने का सबसे आसान तरीका, 2 से कौन सी संख्याएं विभक्त होती हैं? 2 से वे संख्याएं विभक्त होंगी जिन संख्याओं का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो संख्या पूर्णतः 2 से विभक्त हो जाएगी। यदि आपको नियम का पता है तो आपको उस पूरी संख्या को विभक्त करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप केवल उस संख्या के इकाई को अंक को 2 से विभक्त कर सकते हैं। यदि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्या भी 2 से पूर्णतः विभक्त हो सकती है। 3 से कौन सी संख्याएं विभक्त होंगी? इसी प्रकार 3 से अगर भी किसी संख्या को पूर्णतः विभक्त करना हो और हमें ये ज्ञात करना हो कि 3 से विभक्त होगी या नहीं होगी, तो पूरी संख्या के अंकों के योग को हम 3 से विभक्त करेंगे। यदि उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभक्त हो जाए तो ये समझा जाएगा कि वो संख्या भी 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो संख्या के अंकों का योग, जैसे दी गई संख्या 7, 5, 6, 8, 4 ले, और इसके अंकों का अगर हम योग करते हैं 30 और 30 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाता है, तो हम ये कह सकते हैं ये दी गई संख्या 3 से विभक्त हो जाएगी। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल दिया गया जिसको आप करके देख सकते हैं। इसके अंकों का योग करें और योग अगर 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए तो संख्या विभक्त होगी, और नहीं होगा तो संख्या भी 3 से विभक्त नहीं होगी। नेक्स्ट, 9 से कौन सी संख्याएं विभक्त होती हैं? जिस प्रकार हमने 3 के लिए किया था कि अंकों के योग को 3 से विभक्त किया था, अंकों का योग अगर 3 से विभक्त होता है तो संख्या भी 3 से विभक्त होगी। इसी प्रकार दी गई संख्या के अंकों को योग अब 9 से विभक्त करेंगे, और यदि अगर अंकों का योग अगर 9 से विभक्त हो जाता है तो ये कहा जाएगा वो संख्या भी 9 से पूर्ण से विभक्त हो जाएगी। जैसे दी गई ये संख्या आप ये ले, इसके अंकों का योग करेंगे 33, जो 9 से विभक्त नहीं होता, तो हम ये कह सकते हैं ये संख्या भी 9 से विभक्त नहीं होगी। और पहली संख्या जो दी गई है इसके अंकों का योग करेंगे तो 27, 27, और इसको 9 से विभक्त करेंगे, 9 से 27 कट जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि दी गई संख्या भी 9 से पूर्णतः विभक्त होती है। 5 से कौन सी संख्या विभक्त होंगी? जिन संख्याओं के इकाई का अंक या तो 5 हो या 0 हो, तो संख्या भी 5 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। चलो 4 पर चलते हैं। 4 और 8 के लिए मैं आपको 2, 4 और 8 का बहुत आसान सा तरीका एक साथ आपको बताऊंगा। आपको अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। 2 से वे संख्या आपको वो विभक्त होंगी जिनका केवल इकाई का अंक चेक करेंगे। जिनका इकाई का अंक 2 से पूर्णतः कट जाए तो संख्या 2 से विभक्त हो जाएगी। 4 के लिए हम इकाई और दहाई का अंक यानी कि शुरू के 2 अंक 4 से डिवाइड करेंगे। किसी भी संख्या के केवल 4 से विभक्त करने के लिए शुरू के 2 अंक डिवाइड करेंगे, जिनका इकाई और दहाई का अंक अगर 4 से डिवाइड होता है तो संख्या भी पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। जैसे हम इस संख्या को लेते हैं 978132, इसके अगर 4 से विभक्त करना है तो 4 से विभक्त करेंगे शुरू के 2 अंक 32, तो 4 अट्ठे 32, तो ये कह सकते हैं कि ये संख्या भी 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। और 8 का
भी इन्हीं प्रकार है। 8 के लिए हम 3 अंक देखेंगे, इकाई, दहाई और सैकड़ा। यदि किसी भी संख्या के शुरू के 3 अंक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, वो 3 अंक यदि 8 से पूर्णतः विभक्त होते हैं तो ये कहा जाएगा कि वो संख्या भी पूर्णतः 8 से विभक्त हो जाएगी। जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम, ये संख्या, इस संख्या के शुरू के जो 3 अंक है 416, तो 416 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 से 416 डिवाइड हो जाता है, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16। तो हम ये कह सकते हैं कि ये संख्या भी पूर्णतः 8 से विभक्त होगी। तो एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, जिन संख्याओं का इकाई का अंक 2 से कटेगा वो संख्या 2 से कट जाएगी। जिन संख्याओं के शुरू के 2 अंक, इकाई और दहाई का अंक 4 से कटेगा वो संख्या 4 से कट जाएगी। जिन संख्याओं के शुरू के 3 अंक, इकाई, दहाई, सैकड़ा 8 से कटेंगे वो संख्या भी 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। पूरी संख्या को काटने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर आगे चलते हैं, 11 से कौन सी संख्या विभक्त होती है। 11 का सबसे आसान तरीका है, जब आपको कोई भी संख्या दी गई हो, कोई भी संख्या दी गई हो किसी भी तरीके से, कितनी भी बड़ी संख्या हो, आप उसमें दाएं से या बाएं से चल सकते हैं। इस प्रकार, इस तरीके से निशान लगाए और दाएं से लगाए या बाएं से लगाए। फिर इन अंकों का योग करें, 1 और 9 10 और 6 16, और इनका 7 और 7 14 और 5 19। फिर इनका डिफरेंस करेंगे। इनका डिफरेंस, जो भी डिफरेंस आएगा, यदि वो डिफरेंस 0, 11, 22, आगे कंटिन्यू 33, इस प्रकार कंटिन्यू हो तो वो संख्याएँ 11 से विभक्त होंगी। और जिनका अंतर इनके अलावा कुछ भी हो वो संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त नहीं होंगी। तो आप ये बताओ कि ये संख्या 11 से विभक्त होगी या नहीं होगी? नहीं होगी, क्योंकि इनका डिफरेंस जो है वो 3 है, और 11 से वो संख्या विभक्त होती है जिनका अंतर 0, 11, 22, 33, 44 इस प्रकार दिया गया हो। अभी मैं आपको एक सवाल देता हूँ, आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं, ये 11 से विभक्त होगी नहीं होगी। 9 2 9 2 9। चलो नेक्स्ट चलते हैं। 7 से कौन सी संख्या विभक्त होंगी? 7 का बड़ा आसान तरीका है, दी गई संख्या के इकाई के अंक को, दी गई संख्या के इकाई के अंक को दुगना करे और शेष संख्या में से माइनस करें और फिर उसको 7 से विभक्त करें। जैसे 882 दिया गया है, 882 में इकाई का अंक 2, 2 का दुगुना 4 और शेष 88 बचता है। तो इकाई के अंक को हटा देंगे और उसका दुगुना इसमें से घटाएंगे, 84। यदि ये संख्या अब 7 से विभक्त होगी तो ये कह सकते हैं कि 882 भी 7 से विभक्त हो जाएगा, और 7 से 84 जो है वो कट जाता है। मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ, दी गई संख्या के इकाई के अंक को दुगना करेंगे और शेष संख्या में से उसका दुगना घटा करके जो शेष वैल्यू आएगी उसको 7 से विभक्त करेंगे। यदि वो 7 से विभक्त होती है तो संख्या भी 7 से विभक्त हो जाएगी। आगे, सहभाज्य संख्या किसको कहते हैं? सहभाज्य संख्या किसी भी संख्या के ऐसे दो गुणनखंड या लगातार ऐसी दो संख्याएं जिनका मैसे 1 हो, जिनका मैसे 1 हो। जैसे 2 और 3, इनका मैसे 1 है, 3 और 5, 6 और 7, 9 और 11, 21 और 65। तो ये सहभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य संख्याओं का मैसे 1 होता है। जैसे आपसे कहा जाए 12 के 2 सहभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो, तो 12 के 2 सहभाज्य गुणनखंड, एक 2 छिक्का 12 होता है, एक 3 चौक 12 होता है। इनमें सहभाज्य गुणनखंड ये नहीं होगा क्योंकि इनका मैसे 1 नहीं है। 3 और 4 सहभाज्य गुणनखंड होंगे क्योंकि इनका मैसे 1 होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि कोई संख्या 4 और 6 दोनों से विभक्त होती है तो क्या यह आवश्यक है कि यह संख्या 24 से विभक्त होगी? अब इसको हम कैसे करेंगे? यदि कोई संख्या 4 और 6 दोनों से विभक्त होती है, 4 से भी और 6 से भी,
और 4 और 6 का गुणज 4 और 6 का गुणनफल 24 होता है। यदि दोनों से विभक्त होगी तो वो 24 से भी विभक्त होगी। या हम ये ऐसा कह सकते हैं कि 24 के जो गुणनखंड होंगे, 24 के जो गुणनखंड होंगे उन प्रत्येक गुणनखंड से वो संख्या कट जाएगी। यदि वो संख्या अगर 24 से कटती है तो 24 के प्रत्येक गुणनखंड से भी वो संख्या कटेगी। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, कोई संख्या जैसे हमने लिखा 6 लिखा और 6 के गुणनखंड 2 गुना 3। यदि कोई संख्या 6 से कटती है तो वो 2 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी। या हम ऐसा बोल सकते हैं कोई संख्या अगर 2 से और 3 से दोनों से कटती है तो वो 6 से भी कटेगी, क्योंकि 2 और 6 का जो गुणनफल होता है वो 6 होता है। दूसरा, गुणनफल के साथ साथ इसका जो मल्टीपल होगा गुणनफल का, वो 6 का गुणनफल 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24। ये प्रत्येक संख्या 2 और 3 से विभक्त होंगी, क्योंकि 2 और 3 का गुणनफल 6 और 6 के जितने भी मल्टीपल गुणनफल होंगे वो संख्या प्रत्येक संख्या 2 और 3 से विभक्त होगी। तो हम ये कह सकते हैं किसी भी संख्या के गुणनखंड, किसी भी संख्या के गुणनखंड, जैसे 15 के गुणनखंड 3 गुना 5। आपसे एक आ जाए कोई संख्या 3 और 5 दोनों से विभक्त होती है, तो क्या वो संख्या 15 से विभक्त होगी? होगी, क्योंकि 15 के गुणनखंड है 3 और 5। या कोई संख्या 15 से विभक्त होती है, फिर पूछा जाए क्या वो संख्या 3 से और 5 से विभक्त होगी? होगी, क्योंकि 15 के गुणनखंड है 3 और 5। चलो आगे चलते हैं। सम संख्या किसको कहते हैं? सम संख्या, इसकी दो परिभाषाएं, या तो वो संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाए वो सम संख्या होगी, या उसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 में से कोई सा भी अंक हो तो वो संख्या सम संख्या कहलाएगी, या वो संख्या 2 से विभक्त हो जाए। विषम संख्या कौन सी होंगी? जो 2 से विभक्त नहीं होंगी या जिनका इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 और 9 हो, वे संख्या विषम होंगी। नेक्स्ट, अभाज्य संख्या किनको कहते हैं? अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याएं वे संख्या होती हैं जो एक और स्वयं को छोड़कर, एक और स्वयं को छोड़कर, क्योंकि सभी संख्या एक और स्वयं से, सभी संख्याएं विभक्त होती हैं एक और स्वयं को छोड़कर, जो किसी से भी ना कटे, जो किसी से भी विभक्त ना हो, जो किसी से भी विभक्त ना हो, वे संख्या अभाज्य संख्या होती हैं। और 100 तक अभाज्य संख्याएं 25 कितनी होती हैं? 25। 100 तक अभाज्य संख्याएं 25 होती हैं। और एग्जाम में अक्सर ये पूछ ली जाती हैं आपको, अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करो, 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करो, 50 से 70 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? अभाज्य संख्या 50 से 70 तक अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो हमने ये याद करनी है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, ये संख्याएं 25 होती हैं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी से नहीं घटती। चलो आगे चलते हैं। फिर हमें ज्ञात करना है कि 173 अभाज्य संख्या है या नहीं। तो अभी हमने जैसा सीखा था, कौन सी संख्या 2 से कटेंगी, कौन सी संख्या 3 से कटेंगी, कौन सी संख्या 4 से कटेंगी, कौन सी संख्या 5 से कटेंगी। तो इस तरीके से हमने 173 को काटते हुए चलना है ये। और अगर किसी से भी नहीं कटती 173 तो वह अभाज्य संख्या होगी। अभी हमने याद करा था 100 तक कितने अभाज्य संख्या होती हैं? 25। लेकिन आपको ज़रूरी नहीं है कि 100 तक ही पूछा जाएगा, आपसे 100 से ऊपर बड़ी से बड़ी संख्या कोई भी लिख की जा सकती है और पूछा जाएगा कि अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो उसका सबसे आसान तरीका होता है, दी गई संख्या के निकटतम, दी गई संख्या के निकटतम संख्या का कोई वर्गमूल ज्ञात करें। जैसे 173, 173 के निकटतम वर्गमूल क्या होगा कि 14 का स्क्वायर होता है 196 और 13 का स्क्वायर होता है 169। तो हम 14 तक 173 को 14 तक काट कर देखेंगे। यदि 173
हम 1 से लेके 14 तक काटेंगे 173 को, और यदि 114 1 से 14 तक 173 अगर विभक्त हो जाता है तो ये कहेंगे भाज्य संख्या है, और 1 से 14 तक के बीच की संख्याओं से अगर विभक्त नहीं होता तो ये अभाज्य संख्या होगी। फिर हमें 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 14 से बड़ी संख्याओं से काटने की ज़रूरत नहीं होगी। दी गई संख्या के निकटतम वर्गमूल निकाले और उस तक ही हमें इसको विभक्त करके देखना है। और फिर जो हमने अपनी वो विधि लगानी है जो हमने अभी सीखी थी, कौन सी संख्या 2 से विभक्त होगी नहीं होगी, वो आप फटाफट बताते चलें। 173 2 से विभक्त होगा नहीं होगा, नहीं होगा। 3 से विभक्त 7, 3, 10 और 11 नहीं होगी। 4 से, जो संख्या 2 से विभक्त नहीं हुई वो संख्या ना तो 4 से विभक्त होंगी, ना 6 से विभक्त होंगी, ना 8 से विभक्त होंगी, ना 10 से विभक्त होंगी, ना 12 से विभक्त होंगी, ना वो 14 से विभक्त होंगी। हमें 14 तक ही चेक करना है। जो संख्या 2 से विभक्त नहीं हुई तो वो 2 का गुणनखंड, 2 जिसका भी गुणनखंड होगा उससे भी वो संख्या नहीं विभक्त होगी। 3 से नहीं विभक्त होगी, 7, 3, 10 और 11 अंकों का योग करेंगे। अब जो संख्या 3 से विभक्त नहीं हुई वो 3 के बाद 6 से विभक्त नहीं होगी, 9 से विभक्त नहीं होगी और 12 से विभक्त नहीं होगी। फिर हम 4 से नहीं काटेंगे, 4 से तो कटेगी नहीं। 5 से नहीं कटेगी, इकाई का अंक 0 या 5 हो। 6 से भी नहीं काटेंगे क्योंकि 6 से कटती तो 2 से और 3 से भी कट जाती। 7 का नियम देखो, 7 का नियम क्या होता है? 173 में से इकाई के अंक को डबल करो, 3 का डबल, 3 का दूना 6, और शेष संख्या 17, 17 में से 6 घटाएंगे और 17 में से 6 घटाएंगे 173 माइनस 6 11, और 11 7 से विभक्त नहीं होगा तो हम ये कह सकते हैं ये संख्या भी 11 से विभक्त नहीं होगी। सॉरी, 7 से विभक्त नहीं होगी। 341 अभाज्य संख्या है या नहीं? 341 इसके निकटतम वर्गमूल संख्या 19, 19 का स्क्वायर 361, तो 19 तक हम 341 को विभक्त करेंगे, और जिन संख्याओं से अगर ये विभक्त होती है तो भाज्य संख्या, और 1 से 19 तक अगर किसी भी संख्या से विभक्त नहीं होती तो ये अभाज्य संख्या होगी। तो हम 2 से काटेंगे इकाई का अंक, 0, 2, 4, 6, 8 हो तो 2 से विभक्त नहीं होगी। 3 से विभक्त करने के लिए अंकों का योग करेंगे, 4, 3, 7 और 1, 8, नहीं होगी। 4 से भी विभक्त नहीं होगी, 5 से विभक्त नहीं होगी, 5 के विभक्त के लिए 0 और 5 इकाई का अंक हो। 6 से भी विभक्त नहीं होगी। 7 से विभक्त करने के लिए 341, 341 में इकाई का अंक का दुगुना करें और शेष संख्या में से घटा दें। 34 माइनस 2 32। यदि 32 7 से नहीं कटेगा तो ये संख्या भी 7 से नहीं कटेगी, 8 से भी नहीं कटेगी, 9 से भी नहीं कटेगी, 10 से भी नहीं कटेगी। 11 के लिए आप 341, आप दाएं से चले या बाएं से चले और उन अंकों का योग करें तो इनका अंकों का योग 4 और 4 का डिफरेंस 0। जिन संख्याओं के सम और विषम अंकों का योग 0 हो, 11 हो, 22 हो, वो संख्या 11 से विभक्त होती है, तो ये संख्या भी पूर्णतः 11 से विभक्त होगी। इसी प्रकार 437 की जांच करें विभक्त होगी या नहीं होगी। इसी प्रकार 811 की जांच करें विभक्त होगी नहीं होगी। आइए सबसे पहले भाजक, भागफल, भाज्य और शेषफल वाले सवालों के एक आसान सा तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप इस तरीके से लिखें, भाग सभी ने की होगी। यहाँ लिखते हैं भाजक, भाजक मतलब भाज करने वाला, भाजक जिससे भाज करते हैं, भाग करते हैं। भागफल, भागफल, और यहाँ शेषफल, शेषफल, और यहाँ भाज्य जिसको भाग करते हैं। भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। यदि हम भाजक और भागफल की दोनों की गुणा करें, भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल, अगर शेषफल को जोड़ दें
तो बराबर भाज्य आ जाता है। यही फॉर्मूला लिखा हुआ है, भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। ये 4 वैल्यू दी गई हैं, 4 वैल्यू में से 3 वैल्यू वो आपको देगा, 1 वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। इसी तरीके से इसी फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। चलो अगला सवाल करते हैं, आगे बढ़ते हैं। दी गई संख्या को किस संख्या से विभक्त करें कि 11 भागफल और 20 शेषफल हो। फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, आपने उसी तरीके से सवाल को रखना है। 10 43 को भाग देना है, जिसको भाग देना है उसको बीच में रखें। किसी संख्या से भाग देना है, भाजक x मान लिया, भागफल 11 और शेषफल 20। तो फॉर्मूला क्या था, भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल 11x प्लस शेषफल 20 बराबर भाज्य 10 43। इस तरीके से हम x की वैल्यू निकालेंगे और x की वैल्यू 93। चलो आगे चलते हैं। 1000 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए शेष बची संख्या को 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। इस प्रकार के सवालों को जब आपसे पूछा जाए ये संख्या 11 से कटेगी नहीं कटेगी, 19 से कटेगी नहीं कटेगी, क्या घटाया जाए क्या जोड़ा जाए, उसका सबसे आसान तरीका होता है कि सबसे पहले आपको दी गई संख्या को जिससे विभक्त करना है उससे भाग करेंगे। कितना जोड़ा जाए कितना घटाया जाए वो आंसर हम भाग देने के बाद ज्ञात कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले दी गई संख्या को भाग दें। 1000 को आप 19 से भाग दें और भाग देने के बाद भाग देते हैं 19 पंजे 95, 5 50, 19 दूनी 38, 12 शेषफल। भाग देने के बाद अब हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। अगर ये दी गई संख्या अगर पूर्णतः विभक्त होती तो शेषफल 0 आता। यदि दी गई संख्या पूर्णतः विभक्त होती तो शेषफल 0 होता। अब दी गई संख्या के नज़दीक हमारे पास दो ऑप्शन होंगे जो 19 से पूर्णतः विभक्त होंगी। एक दी गई संख्या से एक आगे होगी, कुछ जोड़ा जाएगा, एक संख्या से पीछे होगी जिसमें से कुछ घटाया जाएगा। हमेशा याद रखें भाजक और शेषफल इनका अंतर 7। अंतर को हमेशा घटाते हैं और शेषफल को हमेशा जोड़ते हैं। नहीं उल्टा हो गया, शेषफल को हमेशा घटाया जाता है, शेषफल को हमेशा घटाया जाएगा, शेषफल को हमेशा घटाया जाएगा और अंतर को हमेशा जोड़ा जाएगा। जो अंतर है उसको जोड़ देंगे। यदि हम 1007 लिखेंगे तो 1007 पूर्णतः विभक्त होगी 19 से। यदि हम 1000 में से 12 घटाएंगे, 12 घटा करके लिखेंगे तो वो पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। सवाल में पूछा गया आपको कौन सी संख्या घटाई जाए, शेषफल को घटाया जाएगा, 12 घटाया जाएगा, 12 घटाने के बाद जो संख्या होगी वो पूर्णतः कट जाएगी और यदि इसमें 7 जोड़ेंगे तो भी पूर्णतः कट जाएगी। चलो फिर रिपीट करते हैं। दी गई संख्या को पहले भाग देंगे, भाग देने के बाद शेषफल और अंतर लिखेंगे, दोनों का भाजक का और शेषफल का अंतर लिखेंगे। आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो शेषफल को घटाया जाए, संख्या में से शेषफल को घटाया जाए, या संख्या में इनके अंतर को जोड़ा जाए। तो आपके पास दोनों संख्या जैसे ही पूछी जाए आप उस प्रकार आप संख्या ज्ञात कर सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। 195 से भाग देने पर किसी संख्या को 47 शेषफल बचता है। यदि उस संख्या को 15 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। तो इसका आसान सा सीधा तरीका होता है, एक ट्रिक होती है कि आप जो शेषफल है आप उस संख्या को डायरेक्ट भाग दें। 15 × 45 2 शेषफल आया। यदि कोई संख्या ना दी गई हो, उस संख्या को यदि किसी संख्या से भाग दे करके कोई शेषफल बचता है और फिर उसी संख्या को किसी अन्य संख्या से भाग दिया जाए और फिर शेषफल पूछा जाए
तो अब पहले शेषफल को नई संख्या से भाग दे करके जो शेषफल आएगा नया शेषफल वही होगा। चलो आगे चलते हैं। कुछ दिए गए महत्वपूर्ण फॉर्मूले जो आपने याद करने, ये 9 फॉर्मूले दिए गए हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। फिर आपको ये याद करना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, 2a प्लस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला 4ab। इस तरीके से आप इन फॉर्मूले को अच्छे से याद करें और जैसे जैसे हम इनका प्रयोग सवालों में करेंगे वो याद हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। दिए गए फॉर्मूलों को याद करने के बाद हम उन फॉर्मूलों को अप्लाई करेंगे इसमें। सबसे पहले सवाल कैसे करेंगे, दोनों में 67 84 कॉमन है, 67 84 कॉमन लेंगे, 67 84 कॉमन लेंगे और 786 और प्लस 214, तो 67 84 गुना दोनों का जोड़ 1000 और जब इनकी गुणा करेंगे आपस में तो 6784000। नेक्स्ट, दोनों सेम है, यहाँ भी कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद यहाँ माइनस है, इन दोनों को घटाएंगे, घटा करके जो संख्या बचेगी 100 उसके आपस में गुणा करके, दोनों सेम है सवाल। चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे। थर्ड, 1509 गुणा 1509। इसका क्या तरीका होता है कि किसी भी संख्या में अगर जीरो लगी हुई हो तो उन संख्याओं का स्क्वायर हम आसानी से कर लेते हैं। जैसे आपको अगर 1500 का स्क्वायर पूछा जाए तो 1500 का स्क्वायर करने के लिए खाली आपको 15 का स्क्वायर करना है, 2 जीरो की 4 जीरो हम काउंट कर सकते हैं और 15 का स्क्वायर 225। तो किसी भी संख्या को यदि 100 में बदला जाए तो उनका स्क्वायर हम आसानी से कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले किसी भी संख्या को निकटतम 100 में बदलें। जैसे 1509 गुणा 1509, 1509 गुणा 1509 का मतलब 1509 का स्क्वायर और 1509 का स्क्वायर मतलब इसको यदि हम 1500 प्लस 9 का स्क्वायर लिखें तो वो ज़्यादा आसान होगा। 1500 का स्क्वायर हम आसानी से कर सकते हैं, 15 15 हम 225 और 2 जीरो की 4 जीरो और प्लस 9 का स्क्वायर 81। और फिर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला काम करेगा। इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab, a की वैल्यू 1500 और गुना b की वैल्यू 9। इस तरीके से अगला सवाल देखो किस तरीके से करेंगे। 1994, इसको निकटतम 100 में बदलेंगे। 1994 निकटतम 2000 के, तो 2000 माइनस 6 का होल स्क्वायर। 1994 गुना 1994, 1994 का स्क्वायर और 1994 को हम 2000 माइनस 6 लिख सकते हैं। और जब ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और इस तरीके से ये सवाल कैलकुलेट करना आसान होगा। आगे चलते हैं। 883 गुना 883 माइनस 117 गुना माइनस 117। 883 गुना 883, 883 का होल स्क्वायर माइनस 117 गुना 117, 117 का होल स्क्वायर। और ये दिए गए किस फॉर्मूले से मैच खाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसको क्या फॉर्मूला है, ए एक बार दोनों को जोड़ो ए प्लस बी और एक बार दोनों को घटाओ ए माइनस बी। और 883 और 117 एक बार दोनों को जोड़ो 1000, एक बार दोनों को घटाओ 883 माइनस 117 गुना इसकी वैल्यू 766, 766 गुना 1000, 7,66,000। नेक्स्ट, 220 गुना 220 प्लस 180 गुना 180। ये भी एक फॉर्मूला है हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाइए। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक फॉर्मूला आप देखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये वैल्यू दी गई है, तो इसको हम इस 2 को इसके बटे में ले आएंगे, 1/2
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इस तरीके से आप इस सवाल को ए और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू 220 और बी की वैल्यू 180 रख के इस फॉर्मूले का प्रयोग करके इस सवाल को हम आसानी से कर सकते हैं। आगे चलते हैं। 867 प्लस 289 का होल स्क्वायर माइनस 867 माइनस 289 का होल स्क्वायर बटे 867 गुणा 289। अभी जो हमने फॉर्मूला लिखा था, यदि यहाँ प्लस हो, यदि यहाँ प्लस हो तो क्या करेंगे, प्लस हो तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस हो तो, यदि यहाँ प्लस हो तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस हो तो 4ab। तो a की वैल्यू 867, a की वैल्यू 867, b की वैल्यू 289 और बटे a भी ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप a b से भी काटोगे, सीधा इसका उत्तर 4। चलो आगे चलते हैं। यदि यहाँ प्लस दिया गया हो, अभी जैसे बिल्कुल सेम पहला सवाल अभी बताया था, यदि यहाँ प्लस दिया गया हो तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बटे में ऑलरेडी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑलरेडी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 इसका उत्तर आ जाएगा। क्यूब में देखो, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ए माइनस बी के क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहाँ अगर प्लस है तो ए प्लस बी और ए प्लस बी, और जो सेम जो दूसरी वैल्यू है वो सेम आपको इसके बटे में लिखी हुई है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो बटे की ये वैल्यू उससे कट जाएगी और आपका उत्तर आ जाएगा ए प्लस बी। और अगर माइनस हो, जैसे नेक्स्ट सवाल आप करोगे, यहाँ माइनस हो तो यहाँ केवल ए माइनस बी बचेगा, बाकी वैल्यू कट जाएंगी। चलो 10वां करते हैं। इकाई का अंक क्या होगा। सबसे पहले हम ऐसे सवालों में केवल इकाई के अंकों की गुणा करते जाएंगे। जैसे इकाई का अंक 2 और 2 निम्मा 18, तो 18 से केवल आपको इकाई का अंक लेना है 8, और इस 8 की गुणा आगे करेंगे, 8 अट्ठे 64, और 64 में फिर आपको 4 रखना है केवल 4, और 4 की गुणा फिर आगे करेंगे 4 छिंग 24, और फिर इकाई का अंक रखना है 4, तो इकाई का अंक 4। इस तरीके से आप इकाई के अंकों की गुणा करते जाओ और केवल एक अंक को कैरी करना है और अगले इकाई के अंक में गुणा करनी है। लास्ट में जो अंक आपको प्राप्त होगा वो इकाई का अंक होगा। चलो नेक्स्ट 11वां। इसमें इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक क्या होगा, 35 27 की पावर 654। सबसे पहले आप दी गई घात को 4 से डिवाइड करें, दी गई पावर को 4 से डिवाइड करें, फिर आप शेष जो बचेगा 35 27 उसकी पावर लिखेंगे। जो 4 से डिवाइड करने के बाद जो शेष वैल्यू होगी, 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, 2 25, 4 छिंग 24, 1 14, 4 तिया 12, 2 बचेगा, तो इसकी पावर 2 लिखेंगे। 654 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 2 25, 4 छिंग 24, 1 4 14 12, 4 तिया 12, कितना बचा 2। तो जो रिमेनिंग होगा भाग देने के बाद उसको हम पावर में बदल देंगे, इसकी पावर 2। और इकाई का अंक ज्ञात करना है तो 7 की गुणा 2 बार करेंगे, केवल 7 सत्ते 49, इकाई का अंक 9। चलो नेक्स्ट चलते हैं। इकाई का अंक क्या होगा। अभी जैसे हमने 11वां सवाल किया था, 11वें सवाल में 7 की पावर 65 में इकाई का अंक क्या होगा। 4 से भाग करेंगे 65 को, 64, 1 बचा, 7 की पावर 1 की वैल्यू 7 गुना
फिर इसमें इकाई का अंक क्या होगा, 6 की पावर 41, 4 से डिवाइड करेंगे 41